हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। आशा करता आप सभी मस्त हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम सामने है। मॉडल पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी में आज हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए इस मॉडल पेपर सेट 1 हिंदी का क्लास 10 का झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है आप लोग का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल ये निभाया। क्योंकि दोस्तों आप लोग एग्जाम में मॉडल पेपर से सवाल जरूर आएगा, इसलिए एक भी मॉडल पेपर को मिस नहीं कीजिएगा, हर एक को सॉल्व जरूर कीजिए। और आप लोग का मैक्सिमम मॉडल पेपर का हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, अलग अलग क्लासेस का, जाके देख सकते हैं। वहां पर आप लोग का सारा चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैथ का क्लास 10 का कंप्लीट है, साइंस का कंप्लीट है, सोशल साइंस का कंप्लीट है। इस प्रकार हर एक क्लास का बहुत सारे मॉडल पेपर हम बना चुके हैं, जाके देख लीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप लोगों का हेल्प कर पाएं और बस आगे बढ़ पाएं सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई कीजिए तभी अच्छा नंबर आएगा। चलिए देखते हैं क्या एक सवाल है। चलिए हिंदी का देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर एक दिया है यहाँ पर गद्यांश, उसको आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। और 1 से 5 तक का उत्तर करना है। देखिए क्या लिखा है इसमें। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश की रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। तो दोस्तों ये था आप लोग का लिखा हुआ, ठीक है। और है अब क्वेश्चन में चलाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। हम किसके ऋणी हैं? तो दोस्तों हम लोग किसके ऋणी हैं? हम लोग मातृभूमि के ऋणी हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पर हम लोग बड़े होते हैं। मातृभूमि के हम लोग ऋणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की श्रेष्ठता की किसमें मनुष्य की श्रेष्ठता है कि गिरकर उठकर बड़े होते हैं। हम लोग गिरते हैं, फिर उठते हैं और फिर बड़े होते हैं। मतलब क्या, गिरकर उठकर बड़ा होना ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है दोस्तों, कि भले आप लोग कितना बार गिरे, भले आपको हार कितनी भी मिले, लेकिन कभी झुकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तो गिरकर उठने में ही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है, सबसे बड़ी बात है। गिरता कौन नहीं है? सब कोई गिरता है। अभी आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि मन ना करे, लेकिन आपको फिर से प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा। देखिएगा अंत में आप जरूर सफल होइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों हमारा भरण पोषण किसके? दान से मिले अन्न से, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। तो यही सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? देश की उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपनी मन का कार्य करें, हम ऋण ले, कि सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़े। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे भी आंसर खोज सकते हैं। वैसे आप लोग का ऑप्शन 4 ही सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं। देखिए देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना हमारा देश प्रेम है, ठीक है। यही इसी प्रकार का आप लोग का इसमें देखते हैं, सहृदय का पाठ पढ़ाना और पढ़ाना चाहिए। तो उसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देश प्रेम क्या है? देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों के सम्मान, देश के सब कुछ देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्वक आराम करना, बिल्कुल गलत है। केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना, बिल्कुल नहीं। दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है, कि देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करना ही देश प्रेम है। और चलिए नेक्स्ट आप लोग गद्यांश में आ गया। यहाँ पर पैसेज में देखिए क्या लिखा है, और इसको पढ़कर आप लोगों को 6 से 10 तक का आंसर देना है। बहुत ही अच्छा कविता है, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया, जो कि इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। तो देखिए कितना अच्छा, कितनी अच्छी कविता है। आप लोग मतलब जोश भर देगी। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, ठीक है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। दोस्तों बहुत बड़ा सीख है, बहुत अच्छी कविता है, और इसको समझिए आप लोग कि बस कोशिश करते रहिए, मेहनत करिए। आप लोग काम है मेहनत करना, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है। कभी हार नहीं होगी, बस मेहनत कीजिए। एक बार सफलता नहीं मिलेगा, दूसरा बार। तो इसी प्रकार अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन ना बने एक बार में, 2 बार में नहीं, प्रयास करते रहिए, अंत में जरूर सफल होइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
किससे डर कर नौका पार नहीं होती? तो दोस्तों लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। यहाँ लहर का उदाहरण दोस्तों कहा गया है कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे यहाँ पर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ अगर आप रुक जाएंगे तो फिर दोस्तों नौका पार नहीं होगी, ठीक है। इसलिए लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। लहर मतलब क्या? ज़िंदगी। यहाँ तो एक ज़िंदगी की परेशानी का उदाहरण दिया गया है। नन्ही चिट्टी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? तो दोस्तों दीवारों पर चढ़ती है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखिए क्या बोला है। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? तो मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? तो गोताखोर लगाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे लोगों की हार नहीं होती है? तो दोस्तों कोशिश जो करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है, इसलिए कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए व्याकरण में आ जाते हैं। व्याकरण हम लोग पढ़ आ चुके हैं। व्याकरण में सकर्मक क्रिया, दोस्तों आप लोग देखिए, आप लोग क्रिया का दोनों भेद अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समास अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और वाच्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग का सवाल फिक्स है। और आप लोग का और एक चीज़ है आगे बता रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इसको दोस्तों देखिए, ये सब रटने से नहीं होगा, आपको ये सब समझना पड़ेगा, तभी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि फिक्स नहीं है कि एग्जाम में कौन वाला क्वेश्चन देगा। हो सकता है आप लोग एक वाला क्वेश्चन भी आ जाए, तब तो बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत पलट भी सकता है। तो आपको मेन ये सब पढ़ना ही होगा, क्रिया, समास और वाच्य। और मैं ट्राई करता हूँ मोड पर खत्म करने के बाद मैं इसको पढ़ा दूँ अलग से, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो कमेंट में बोलिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। देखिए इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो दोस्तों जिसमें कर्म का पता नहीं चलता है, मतलब आप लोग कर्म का पता कैसे कीजिएगा? आप लोग बस क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। क्या क्या बोलिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर क्या का जवाब मिला तो सकर्मक क्रिया है, अगर आपको क्या का जवाब नहीं मिला तो सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब अकर्मक क्रिया है। तो चलिए क्या करते हैं। सीता गाना गाती है, क्या क्या गाती है? गाना गाती है, जवाब मिल गया ना। तो पहले ही वाला सकर्मक क्रिया है, मतलब ये तो अकर्मक क्रिया होगा ही नहीं। वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, मतलब ये भी सकर्मक क्रिया है, अकर्मक होगा नहीं। मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है? जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मतलब उसमें कर्म है ही नहीं ना। तो मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है? जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब ये दोस्तों हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट वाला भी देख लीजिए, लता चाय पी रही है, क्या पी रही है? चाय पी रही है, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, मतलब हम लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब, परम सत्य उत्तर है। चलिए 12 में देखते हैं, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण? सकर्मक क्रिया आप लोग देख सकते हैं। रीता खाना खाती है, क्या खाती है? खाना खाती है, जवाब मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चारों ऑप्शन में आपको क्या करते रहिए जिंदगी भर, जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, जलज का अनेकार्थी नहीं है। देखिए जलज का अनेकार्थी क्या नहीं है? 13 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए क्या क्या है। जलज का अर्थ अनेकार्थी नहीं है। तो जलज का अनेकार्थी क्या नहीं है? कमल नहीं है, मोती नहीं है, मछली नहीं है, कि बादल नहीं है? तो यहाँ पर बहुत आसान सवाल है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बोलेंगे, ठीक है। इसका अनेकार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, क्या हो सकता है? आसान सवाल है, थोड़ा सा तो मेहनत कर लीजिए और उसका बताइए जरूर, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा कमेंट का। नेक्स्ट, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? दो पदों या देखिए कोई भी दो पद से मिलकर जो बनता है नया शब्द, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब कह सकते नहीं कि लंबा सा सेंटेंस दिया रहा है, उसके जवाब एक छोटा सा सेंटेंस हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग समास बोलते हैं। समास क्या? समास किसी भी जो बड़ा वाक्य उसका एक संक्षिप्त रूप होता है, समास को कह सकते हैं संक्षिप्त रूप में कहा गया है, ठीक है। संक्षिप्त रूप जो होता है उसे ही समास कहते हैं किसी भी वाक्य का। तो क्या हो जाएगा? ये समास हो जाएगा, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 14 का बी। चलिए 15 में देखते हैं, प्रतिदिन कौन सा समास है? देखिए प्रतिदिन मतलब क्या? पहले क्या रहा है? प्रति, मतलब दोस्तों ये अव्यय पहले आ रहा है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों पहले अव्यय होता है ना, तो ये अव्यय भाव समास होता है। पहले प्रति क्या है? अव्यय है। तो पहले दोस्तों जब भी अव्यय का यूज होता है तो वो अव्यय भाव समास हो जाता है, यानी प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा, ठीक है। प्रतिदिन क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? देखिए नीला है जो कंठ, इस प्रकार का जो समास होता है दोस्तों, वो आप लोग का मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें कर्म कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। दोनों का मतलब अलग अलग। देखिए नीला है जो कंठ, निश्चय एक नया शब्द बन गया नीलकंठ, तो ये दोस्तों होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। यानी 16 का डी सही हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होता है। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, ठीक है।
तो कौन सा वाक्य, तब मोर नाचने नहीं लगते, इसको मिश्र वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जब तब अब जब मिलकर जोड़कर कोई वाक्य बनाया था तो हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। कर्ता को काम को दोस्तों अगर प्रधानता दी जाए तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर कर्म को प्रधानता दी जाए तो कर्मवाच्य होता। अगर भाव के काम को प्रधानता दी जाती है तो क्या होता, भाववाच्य होता। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है मतलब क्या हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। 18 का ये बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा परम सत्य उत्तर। 19 नंबर देखते हैं, बालक चांद डैश रहा है, तो आराम से लिख सकते हैं बालक चांद की ओर देख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, तो समुच्चय बोधक अव्यय मतलब होता है जब समुच्चय मतलब जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया था उसे हम लोग समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर किसी दो वाक्य को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे नहीं, इसका भी नहीं, इसका बिल्कुल सर इसका करेंगे, मतलब अथवा हो जाएगा। ये वाह का भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अथवा आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग किसी दो शब्द को जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे का पोर्शन देख लेते हैं जो कि आप लोग किताब से है, पाठ्य पुस्तक से। तो दोस्तों यह पहला देखिए यहाँ पर भी एक कविता दिया गया है। ठीक है, आप लोग को पाठ से ये कविता लिया गया है। उठो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाती, नहीं मन अनुरागी, पुर इतपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद के रचिता कौन है दोस्तों, ये आप लोग का किताब का है। तो किताब में कम से कम आप लोग का दोस्तों जो एक कोई बुक ले लीजिएगा या फिर आप लोग क्वेश्चन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं, आप लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर का हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इस पद के रचिता कौन है दोस्तों, तो सूरदास ने ये लिखा था ये पंक्ति, तो ये सूरदास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, गोपिया किसकी अनन्य भक्त थी, तो गोपिया किसकी अनन्य भक्त थी, श्री कृष्ण। दोस्तों ये श्री कृष्ण के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, ये जो आप लोग इसमें कविता दिख रहा है ये आप लोग का श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है। तो गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी, तो वो श्री कृष्ण की भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 का बी सही हो गया, सॉरी 22 का बी सही हो गया। 23 नंबर क्या बोल रहा है, पूर्व इतिपात का क्या अर्थ है, पूर्व इतिपात का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है कमल का पत्ता। मतलब सर, तो देखिए पूरितिपात कमल का पत्ता का अर्थ है, मतलब यहाँ कहा गया है ना, देखिए यहाँ पर क्या गया है कि पूरितिपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, मतलब कमल के पत्ता में जल रहकर भी उसमें नहीं लगता है, जल कभी उसके संपर्क में नहीं आता है, जल जैसे गिरता है वो मतलब उसके टच में नहीं आता है, कमल के पत्ता को भिगा नहीं सकता। आप लोग देखे होंगे कमल का पत्ता में जल रहता है फिर भी उसको भिगा नहीं पाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण जी है, सबके बीच में रहते भी किसी को उसका मोह मतलब श्री कृष्ण को गला नहीं सकते हैं। देखिए आगे क्या है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, तो दोस्तों गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते में पानी में रहने पर भी वो भीगते नहीं है, जिस प्रकार तेल की मटकी में तेल रहने पर भी वो तेल से भीगता नहीं है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी है जो गोपियों के साथ आसपास रहने पर भी उनके प्रेम से वो सराबोर नहीं होते हैं, उस प्रकार यहाँ पर कुछ कहा गया है। ठीक है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये भी आप लोग का पार्ट से ही है। 25 नंबर क्या बोला है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं किस महीने में। तो फागुन में दोस्तों, चैप्टर में फागुन महीने की बात की गई है। फागुन में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मन एकदम प्रफुल्ल हो जाता है ना देखते हुए। शहर में कहाँ दिखेगा ये सब, गाँव में रहते होंगे तो जरूर जानते होंगे। देखिए उत्साह 26 नंबर, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कोई भी कविता हो या आप लोग का कोई भी आप लोग का जो लेखक का नाम या फिर कवि का नाम, ये जरूर याद कर लीजिएगा कोई भी पाठ का। ठीक है, ये हर एक चैप्टर का याद कर लीजिएगा या फिर मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, देखता हूँ, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो 26 नंबर क्या बोल रहा है कि उत्साह और अट नहीं रही, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। तो 26 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही उत्साह और अट नहीं रही दोनों कविता लिखा था। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है जो इनकी मुर्दे में भी जान डाल सकती है। तो दोस्तों नन्हे शीशु की मुस्कान हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। दोस्तों यहाँ पर सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप फसल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नदियों का नहीं, नदियों के पानी का है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ड सही अगर पूछे तो सूर्य की किरणें सही बैठता है, तो सूर्य की किरणों का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 29 देखिए 29 नंबर में दोस्तों उससे पहले एक पैसेज दिया गया बाल गोविंद भगत के बारे में यहाँ पर दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा
और वहाँ देखिए क्या लिखा है 29 नंबर क्वेश्चन में, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो बेटे के मरने पर दोस्तों बाल गोविंद भगत गा रहे थे, यानी कि 29 का बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ के यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर, भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा दोस्तों यहाँ पर आप लोग का कैसा था, सुस्त और बोदा सा था। ठीक है, सुस्त और बोदा मतलब क्या होता है ना, जिस टाइप का धेंधा, मतलब उस टाइप का, बोदा मोटा सोटा इसी प्रकार का। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग इस वर्ष को पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छा समझ में आ जाएगा, और आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, भगत जी की पोतुहू कैसी थी। दोस्तों भगत जी की पोतुहू जो थे सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका थी भगत जी की पोतुहू, यानी 31 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर चलते हैं आगे, देखते हैं 32 नंबर, बोदा का क्या अर्थ होता है। दोस्तों बोदा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। ठीक है, होता है ना धेंधा टाइप का, कम बुद्धि वाला, उसी प्रकार का ये बोदा का अर्थ होता है। आप लोग बोलते होंगे बोदा बोदा किसी को, तो वही चीज़ है यहाँ पर, लेकिन किसी को उसका शारीरिक मतलब कमी का यहाँ पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, शारीरिक मानसिक कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। तो दोस्तों वो यहाँ पर एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। 33 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ की प्रतिमा, नेताजी की पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। तो दोस्तों संगमरमर की, पत्थर की बनी थी, यानी 34 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। 35 नंबर देखिए, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो दोस्तों कैप्टन जो थे, ठीक है, वो असल में तो कैप्टन नहीं थे, बट वो वहाँ पर चश्मा बदलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा स्वयं प्रकाश जी ने ये लिखा था। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है सवाल, लेखक का नाम, कवि का नाम, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर से एक दोस्तों आप लोग इस प्रकार का दिया हुआ है गद्यांश, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं फटाफट। 37 का देखिए क्या बोला है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। माता का आंचल नामक एक दोस्तों पाठ है, उसी से ये लिया गया कुछ लाइनें। ठीक है, तो माता का आंचल हो जाएगा। लेखक क्या खेलते थे। तो दोस्तों लेखक क्या खेलते थे, लेखक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, या फिर आप लोग चैप्टर पढ़ें तो भी ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, तो नाटक सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। इस गद्यांश में दोस्तों किस मेले की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ददरी का मेले का चर्चा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर, रहरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों रहरी अरहर की दाल को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ सेट 1 आप लोग कंप्लीट हो जाता है। सेट 2, 3, 4, 5 जल्दी अपलोड कर देंगे, बाकी जितना सारा अपलोड हो जाएगा उसको जरूर आप लोग सॉल्व कर लिए। प्लेलिस्ट में आप उसका लिंक मिल जाएगा, क्लास 10th मॉडल पर 2022 करके, 9 2022, 11 2022 और 12 का बनाए नहीं है, जल्दी बना देंगे। सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे दोस्तों क्वेश्चन फिक्स आप लोग आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ, इसलिए हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ आपको इससे पैटर्न का पता चल जाएगा कि हाँ किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ताकि इस प्रकार का अपने हिसाब से तैयारी कर लें। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।